ओके सर। नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग आज हमारा सजीव विशेषताएं एवं आवास, है ना, उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब लोग अभी तक जितनी बातें बताई गई है, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को सब क्लियर है ना? चलिए, तो हमारा जो है सिक्स्थ चैप्टर है ये, सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो हम लोग शुरू करें। ओके, तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हम अपने क्लास को हर बार शुरू करते हैं, है ना? आप भी जो है हर बार अच्छे विचार सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हो। ओके, तो बच्चों, सपने वो है जहां पर आपकी इच्छा शक्ति और आपकी मेहनत दोनों उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं। तो यानी सपने क्या है? ये नहीं कि जो आप सोते हुए देखो, वो कभी भी सपने नहीं कहते। सपने क्या है? यानी आप कोई भी ऐसा कार्य जो करना चाहते हैं, जो आपके जीवन में आप सफल होना चाहते हो, आप जो है आपका एक लक्ष्य है ना, वो आपके सपने हैं। और जहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो पूरी इच्छा शक्ति है, आपकी जो मेहनत है, सभी जो है क्या करना चाहिए बच्चों, उस कार्य में जो है आपको लगा देना चाहिए। ओके, तो आज से जब भी आप सपने देखोगे तो क्या करोगे, पूरी मेहनत उस पे लगाओगे। सिर्फ सपना सपना ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो है ये कुछ समय बाद हकीकत में बदल जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, मेहनत करना है। तो क्यों ना हम आज अपनी क्लास शुरू करें। ओके, तो बच्चों, हमने जो है विभिन्न प्रकार के आवास स्थलों के बारे में हमने डिस्कस किया, है ना? आवास एवं अनुकूलन के बारे में हमने चर्चा किया। तो हमने जो है मछली को देखा, किस तरह से जलीय वातावरण में रहता है। हमने ऊंट को देखा, किस तरह से रेगिस्तान में रहता है। वहां के पौधों की विशेषताएं देखी, है ना, किस तरह के पौधे होते हैं और कैसे वहां के जो उष्ण वातावरण है वहां पे वे रहते हैं। अब हम लोग पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। ओके, उसके बाद घास तल देखेंगे, फिर कुछ जलीय आवास के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बच्चों, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां का मौसम कैसा होता है? आप लोगों को तो पता ही है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सर्दी होती है, बहुत ठंडी होती है ना? जो पर्वतीय क्षेत्र की जो मौसम है वो कैसा होता है बच्चों? बहुत ठंडे होते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा होगा दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं, है ना? दूर दूर तक क्या दिखते हैं बच्चों? पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। और जब सर्दियों का मौसम होता है तो बुरी तरह से बर्फ गिरता है, गिरता है ना? आप लोगों ने देख रखा होगा पहाड़ी इलाके सब। तो ये आवास जो है, ये आवास क्षेत्र कैसे होते हैं? सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। अब रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर हम लोग कहाँ आ रहे हैं? पर्वतीय क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं। ओके, हम लोग जो है विभिन्न आवासों की यात्रा कर रहे हैं। एक एक आवास किस किस तरह से होता है, रहने की जगह जो होती है वो कैसे कैसे होती है। तो जब भी किसी भी जो है हैबिटेट्स की बात करें तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कहाँ पर जो है कैसा होता है। ओके, तो ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में हम लोग जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, ये आवाज सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है ना? कैसे होती है? बहुत ठंडा मौसम होता है, तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी आइस गिरते हैं, हिम गिरते हैं, हिमकण गिरते हैं, बर्फ गिरते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो पर्वतीय क्षेत्रों की आपको याद रखना है, बहुत ठंडे होते हैं, तेज हवा चलती है और शीतकाल में हिमपात भी होता है। अब देखते हैं हम लोग जो है पर्वतीय क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हम लोग देखते हैं। ओके, पर्वतीय क्षेत्रों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में भी जरा चर्चा कर ले। ठंडा मौसम होता है,
पर्वतीय क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है, हिमपात होता है ना। कुछ क्षेत्रों में क्या होते हैं बच्चों, शीतकाल में भी क्या होता है, शीतकाल में हिमपात होते हैं। देखो हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ से ढका हुआ है ना। तो कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। और भी हम क्या करते हैं, कुछ और भी विशेषताएं जो है इनके बारे में जरा देखते हैं। ओके, कि कौन कौन से और विशेषताएं जो है हमें पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ओके, तो एक एक करके जो है हम लोग उसकी खासियत को भी जान लेते हैं। और आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है सारी बातें। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। चलिए, जो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं बच्चों, वहां पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़ हुआ, देवदार हुआ, और भी बहुत सारे अन्य वृक्ष जो है उस स्थल पर, पर्वतीय स्थलों पर पाया जाता है। ओके, और ये जो वृक्ष है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं सामान्यतः शंखाकार के होते हैं, है ना, यानी कॉनिकल होते हैं। इसके आकार देख रहे हो इस तरह से, ये ऐसा क्यों है, इस तरह का आकार क्यों है, ताकि बर्फ जब गिरे तो इसके ऊपर ना रुककर सीधे कहाँ को चले जाए, नीचे को बह जाए, है ना। तो सामान्यतः शंखाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। ओके, और इनमें क्या होता है, इनमें से कुछ वृक्ष की पत्तियां सुई की आकार की होती है। तो वृक्षों की विशेषताएं भी आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। ओके, कैसे होते हैं वृक्ष, किस प्रकार के होते हैं, और उसका आकार कैसा होता है जो माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वहां पर। ओके, और ये जो पेड़ है ये उनके हिसाब से ढल जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडा वातावरण है, तो उसके हिसाब से जीवित रहने के लिए क्या है, उनकी जो है स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। इससे क्या होता है, जो वर्षा का जल एवं हिम जब गिरता है तो क्या हो जाता है, सरलता से इसमें से होता हुआ नीचे गिर जाता है ना। इससे क्या होता है बच्चों, वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल जाते हैं। अब ये नहीं कि सारे इसी तरह के हैं। ओके, भिन्न भिन्न आकार और आकृति के वृक्ष भी हमें कहाँ पर मिलता है, पर्वतों में मिल जाता है। तो याद रखना है, शंखाकार होते हैं वृक्ष, शाखाएं तिरछी होती है, कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। विशेषताएं पूछते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। और ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि इससे जो है वर्षा का जल एवं हिम जो होता है बच्चों, वो सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। और पर्वतों पर इन वृक्षों से भी अधिक आकृति यानी अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं। ओके, अब देखिए इस तरह के क्यों है, इस तरह का आकार क्यों है, क्योंकि पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, यानी अनुकूलन होना चाहिए हर तरह के इसमें ढालने के लिए, है ना। अब देखिए बच्चों, जंतुओं की जब हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जैसे हमने रेगिस्तान में क्या देखा, डेजर्ट में क्या देखा, ऊंट को देखा, है ना। तो वैसे ही हमारे जो माउंटेन्स है वहां पर अलग प्रकार के जंतुए पाए जाते हैं। ओके, पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि हिम तेंदुआ, भालू और काफी अन्य जीव जो है वहां पर पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए भालू को देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर जो पाए जाने वाला है ना, वो क्या होता है, जैसे कि वहां के जो जानवर होते हैं उनकी जो त्वचा होती है। ओके, ये जो पांडा देखिए, इसकी क्या कैसा है, इसकी त्वचा कैसी है, मोटी है, या उनमें क्या होता है, फर होता है जो ठंड से उनकी बचाव करता है। ओके,
शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर, अब जो याक है हर जगह के याक की तरह नहीं होगा, यहाँ पे जो है अलग किस्म के पाए जाएंगे, याक बकरी सब। ओके, उनके शरीर पे कैसे होगा बच्चों, लंबे बालों से ढका होता है। और पहाड़ी जो तेंदुए होते हैं, ओके, जो पहाड़ी तेंदुए होते हैं उनके शरीर पर फर होते हैं, यानी जो है बाल होते हैं। ओके, क्यों होते हैं, क्योंकि ये बर्फ पर चलते समय इनके पैरों को ठंड से बचाता है। ओके, तो बर्फ पर चल, काफी बर्फीली जगह होती है, तो वहां के जो तेंदुए हैं उनके शरीर भी कैसा है, यहाँ के तेंदुए की तरह नहीं है। हर जगह की जो है जीव हम लोग क्या देख सकते हैं बच्चों, अलग अलग प्रकार के हम लोग देख सकते हैं। ओके, हर जगह एक ही प्रकार के जो जीव है वो पाए नहीं जाते हैं, सब में क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। ओके, क्योंकि जो माउंटेन रीजन में जो रहते हैं जीव, वे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वहां के कंडीशन के अनुसार। ओके, जो लेपर्ड सब होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, थिक फर होता है, फर ऑन इट्स बॉडी। ओके, जो उसको किससे बचाता है, जो उसको ठंड से बचाता है। अब देखिए पहाड़ी बकरी, देखिए पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर, यानी जो पैर के नीचे जो क्या होता है उसके खुर होता है, जो उसे ढालदार, यानी जो चट्टाने होती है हर तरफ, है ना, वहां पे चढ़ने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए, उनके पैरों के नीचे मजबूत खुर होते हैं, जो उनको क्या करके रखते हैं, जहां पर भी वो चढ़ते हैं वहां पे उन्हें जमा कर रखते हैं, यानी दबा के रखते हैं वो लोग, है ना, आसानी से नहीं गिरते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे काफी पहाड़ियां होती है, ढालदार चट्टाने होती है, और उनके जो मजबूत खुर है उसे क्या होता है, वे वहां पे चलने, दौड़ने आदि के लिए अनुकूलित होते हैं। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आया। हमने जो है किसके विशेषताएं देखी, हमने जो है पर्वतीय क्षेत्रों की विशेषताओं को अभी देखा। ओके, पर्वतीय क्षेत्र के विशेषताओं को अभी हमने देखा, जो बहुत ठंडे होते हैं, है ना, पर्वतीय स्थान जो है बहुत ठंडे होते हैं, तेज हवाएं चलती है, और कुछ क्षेत्रों में हिमकाल में क्या होता है बच्चों, हिम गिरता है, यानी ठंडी में बर्फ गिरता है शीतकाल में। ओके, इतनी बातें जो है हमने अभी तक देखा, और वहां के जानवर अलग होते हैं, पौधों की रचना अलग होती है, सब जो है उसके हिसाब से ढले हुए होते हैं। अब हम आगे बढ़े, अगला जो है हमारा घास तल। ओके, अगला जो है हम लोग किस तरफ चल रहे हैं, कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग जो है पहाड़ों से निकलकर ग्रास लैंड की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ओके, ग्रास लैंड्स की तरफ चल रहे हैं। घास तल कैसे होते हैं, बिल्कुल सही, ये हरे भरे और आकर्षक होते हैं। ओके, तो हम लोग जो है इसके बारे में और चर्चा करते हैं थोड़ी। आपको पता है पूरी जगह क्या होती है बच्चों, घास से ढका हुआ होता है ना, जो घास तल है वो विस्तृत मैदान होता है। ओके, घास तल विस्तृत मैदान होते हैं जो घास व अन्य छोटे पौधों से ढके हुए होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, देखा है क्या, किसी ने ग्रासलैंड्स देखा है, हर तरफ आपको घास ही घास दिखेगा, है ना, बहुत ही दूर दूर तक फैले होते हैं। ओके, तो ये कैसे होते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क होते हैं, यानी घास तल अक्सर शुष्क होते हैं, बहुत ही कैसे ड्राई लगते हैं। ओके, ये ऐसे क्षेत्रों में जो है ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न जंतुएं पाए जाते हैं जो घास में छुपके रहते हैं। ओके, घास तल में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जैसे हिरण, शेर और अन्य जंतुएं। ओके, देख रहे हो, हिरण, शेर और अन्य जंतु ये सब जो है घास में छुपके रहते हैं, दिखाई भी नहीं देता। ओके, जब घास की इससे क्या होता है, ये शेर सबको जो है शिकार पकड़ने में आसानी होती है ना, क्योंकि हिरण जो है कई बार क्या नहीं हो कर पाता, घास में छुपे हुए शेर को देख नहीं पाता, लेकिन हिरण की आंखें बहुत तेज होती
है ना। हर जीव जो है उसके हिसाब से अनुकूलित होता है। तो वनस्पति कैसा है, घास तल में मुख्य रूप से घास और अन्य छोटे पौधे पाए जाते हैं। ओके, तो और भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल लेते हैं। यानी वहां पे हमने जानवर देखा, है ना। जानवर किस तरह से जो है हिरण का शिकार करता है, शेर जो है किस तरह से हिरण का शिकार करते हैं, इसके बारे में भी हम और ज्यादा जानते हैं। चलिए बच्चों, कुछ और विशेषताएं भी देखते हैं अब देखिए बच्चों, जो हिरण होता है, हिरण को अपने शिकारी यानी जो शेर क्या करता है, हिरण का ये देखिए घास में छुप के बैठा हुआ है। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो अपना शिकार बनाते हैं उसकी उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है। यानी उन्हें पता होना चाहिए ना कि शेर चुप के बैठा हुआ है, ताकि क्यों, ताकि जो है शेर क्या ना हो जाए, जो हिरण है वो शेर का शिकार ना हो जाए। ओके, तो उसके लिए क्या, हिरण भी काफी जागरूक रहता है। तो हिरण हमें पता है उसके काफी लंबे कान होते हैं। ओके, जो लंबे कान है वो उसे शिकारी की यानी जो शेर जो भी उसे पकड़ने आ रहा है उसकी हर गतिविधि की जानकारी देता है। ओके, वो भी क्या है, चुप के बैठा है। शेर भी क्या है, चुप के बैठा हुआ है घास में, है ना। चलिए, तो जो है शेर और हिरण दोनों ही अपनी विशिष्ट विशेषताओं और अनुकूलनों के साथ अपने जीवन यापन में सफल होते हैं। शेर की विशेषता क्या है, उस वो क्या है, बहुत शक्तिशाली है ना। शेर की विशेषता है उसे एक शक्तिशाली शिकारी बनाता है। जबकि हिरण की विशेषता क्या है, काफी लंबी टांगे है, काफी शातिर कान है, आंखें जो है दोनों साइड पे इस तरह से लगे कि वो आसानी से सब कुछ देख पाए। ओके, जबकि हिरण की विशेषताएं उसे शिकारी से बचने में मदद करती है। तो हमने देखा हर तरफ क्या है, शेर की अपनी विशेषताएं है ना, और हिरण की अपनी विशेषताएं है, जिसके वजह से वे अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं। ओके, अब शेर क्या करता है, ये देखिए ऐसे छुप के बैठा है कि दिखाई भी नहीं दे रहा, हम पहचान भी नहीं पाएंगे घास कहाँ पर है, शेर कहाँ पर है। ओके, शेर वन में अथवा घास तल में रहता है तथा एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को मार कर खा जाता है। अब देखिए हिरण की बात करते हैं। एक दूसरा जंतु जो हिरण है, जो वन या घास तल में रहता है, पौधों के कठोर तने क्या करता है, तनों को चबाने के लिए इसके दांत जो है काफी मजबूत होता है। ओके, तो जो हिरण है वो क्या करता है, वो घास तल में रहता है, पौधों के कठोर तनों को चबाता है, जिसके लिए उसके दांत जो है काफी मजबूत होता है। अब शेर देखिए, शेर का मटमैला रंग यानी जो है ब्राउनिश कलर रंग होता है, जो उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है ना, जो उसे शिकार के दौरान मदद करता है। यानी घास में छिपता है तो हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए जो है घास के मैदानों में बिना जानकारी के हमें जो है कोई भी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या क्या खतरा वहां पर हो सकता है। तो शेर क्या करता है, छिपकर रहता है उन मैदानों में, और घास का रंग और शेर का रंग इस तरह से मैच हो जाता है कि उसमें छुपा हुआ शेर को कोई देख नहीं पाता है। ओके, तो शेर का जो मटमैला रंग है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वो जो है उसके लिए सहायता होती है, यानी शिकार को आसानी से पकड़ने में, है ना, आसानी से पकड़ने में उसे क्या करता है, सहायता करता है उसका रंग, और ऊपर से घास का रंग। अब देखिए ये जो हिरण है, इसके सिर पर पार्श्व में दोनों साइड में देखिए क्या है, आंखें स्थित होती है, जो प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकता है। ओके, सामने की तरफ नहीं, ये देखिए दोनों साइड में क्या है, इसकी आंखें स्थित होती है, जो हर तरफ से आने वाली खतरे को देखकर महसूस कर सकता है। और हमें पता है हिरण की जो गति है वो काफी तेज है, जो उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करता है।
ओके, तो शेर की विशेषताएं, हिरण की विशेषताएं हमने किस में देखा? घास तल पे देखा। जो उसे क्या करता है बच्चों? जो उसे यहाँ पे रहने के लिए जो है अनुकूलित करता है। ओके, तो हमने जो है आज ये सारी विशेषताएं हमने देखी। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले के क्लास में और आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे की जो है विशेषताओं को हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास के लिए आप सब अच्छे से पढ़कर आइए। इसमें हम जलीय आवास सबके बारे में बात करेंगे, समुद्र तालाब तथा झील सबके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और एग्जाम भी लेंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। Sir, please allow Sony ma'am to take class. Ma'am, it's 9:40, right? Ma'am, it's 9:40 class Okay, ending. okay, okay. Sorry, sir. Sorry, sorry. ओके बच्चों, तो हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ओके, थोड़ी सी और जो है चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, हमने जो है अब कुछ जलीय आवास के बारे में भी चर्चा करते हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों हमने जो है वनस्पति, है ना, घास तल के जो है मुख्य रूप से हमने बातें किया कि किस तरह से जो है घास और अन्य छोटे पौधे घास तल में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखिए, ये देखो किस तरह से विशाल मैदान होते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की ओर बढ़ते हैं। ओके, समुद्र की ओर बढ़ते हैं, यानी कुछ जलीय आवास के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक भी अभी हम जो है आपकी कवर करते हैं। चलिए, तो बच्चों मछली के बारे में आपने पढ़ लिया, है ना। हमने अपने लास्ट क्लास में जो है मछली के बारे में जो है हमने पढ़ा। ओके, समुद्र में मछली कहाँ पे रहता है, यानी हर जगह होता है, यानी झील में हो सकता है, तालाब में हो सकता है, यानी पानी में रहता है। ओके, तो तालाब एवं झील के बारे में जो है अभी हम बात करेंगे। कुछ जीव जो कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं, है ना, जलीय जीव कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं जिसको। तो मछली के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था, उसके अनुकूलन के बारे में चर्चा किया था, उसकी धारा रेखीय शरीर के बारे में हमने देखा, है ना। जिससे क्या होता है, उसकी जो रेखीय धारा रेखीय शरीर जो है, जिसकी वजह से वो जल में सुगमता से चल सकता है ना। जल में जो है तैरने में मछली का ये जो आकृति है, ये इसको क्या करता है, मदद करता है ना। अब हम लोग चलिए और क्या करते हैं, और भी देखते हैं। ओके, अब मछली के बारे में नहीं, और आगे जो है दूसरे जीवों के बारे में हम लोग कुछ जलीय आवास के बारे में और बात करते हैं। तो बच्चों दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता जिससे वो जल में सुगमता से चल सकता है ना। ये देखिए स्क्विड, देखिए आपने देखा है ये। ओके, तो इसका जो है शरीर वो क्या है, बिल्कुल भिन्न है ना, मछली की तरह नहीं है। ये कैसा है बच्चों, ये जो है बिल्कुल भिन्न है। ओके, अब देखिए ऑक्टोपस देखिए। ओके, तो ये ऐसे समुद्री जीव, स्क्विड हुआ, ऑक्टोपस हुआ, तो ऐसे समुद्री जीव जंतुओं का शरीर आमतौर पर, यानी कुछ ऐसे जंतुएं भी होते हैं जिनका जो शरीर है वो कैसा नहीं होता, धारा रेखीय नहीं होता है। वे कहाँ पे रहते हैं, समुद्र की गहराई में रहते हैं, है ना। ऊपर ऊपर आपको दिखेगा नहीं, एकदम गहराई में रहते हैं और तलहटी में रहते हैं, यानी उसकी जो बिल्कुल नीचे की तरफ रहते हैं। और अपनी ओर से आने वाले शिकार को ये क्या करते हैं, इनकी जो पाद है, पाद जाल देख रहे हो, इससे क्या करते हैं, इससे जो है अपनी ओर आने वाले शिकार को ये पकड़ते हैं। ओके, तो
हमने देखा कि कुछ और विशिष्ट प्रकार के जंतुएं भी क्या है बच्चों, समुद्र में रहते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो वे अपना शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ओके, जब वे जल में चलते हैं तो क्या करते हैं, अपना शरीर को जो है धारा रेखीय बना लेते हैं। लेकिन ये जो स्क्विड है, ऑक्टोपस है, जैसे समुद्र जंतुओं का शरीर आमतौर पर क्या नहीं होता है, धारा रेखीय नहीं होता है। ओके, लेकिन जब वे जल में चलते हैं तो वे अपना शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल, ओके, जो क्लोम है, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं, हमने मछली में देखा था, है ना। तो जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्या होता है, क्लोम होता है, ओके, गिल होता है। चलिए, अब जो है, अब और आगे बढ़ते हैं जलीय जंतुओं की तरफ। हम डॉल्फिन और व्हेल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इन जंतुओं की विशेषता क्या है, इनमें जो है, जैसे डॉल्फिन है, आपने कभी देखने का मौका मिला है आपको? ओके, बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों, जो डॉल्फिन है उनमें क्या होता है, गिल की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होती है। ओके, उनमें क्या नहीं होता है, गिल्स नहीं होता है। तो और जो वेल है, ओके, उनमें भी क्या होता है, ऐसे जंतुओं में क्या होता है, गिल नहीं होते हैं, जो उन्हें अन्य जलीय जंतुओं से अलग बनाता है। ओके, तो हमने दो उदाहरण देखे, डॉल्फिन एवं वेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। वे सिर पर स्थित, उनके जो सिर पर स्थित है वो क्या है, एक नासा द्वार है, ओके, जिससे क्या होता है, या जिसको हम लोग छिद्रों द्वारा वे श्वसन करते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, जल में, यानी जो नासाद्वार या वात छिद्र से ये जंतु, यानी उनके सिर पर जो स्थित होता है नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। लंबे समय तक जल में रहने की क्षमता होती है। ओके, डॉल्फिन और जो वेल है वो क्या करते हैं, जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। और फिर क्या करते हैं, समुद्री सतह पर आना, वे क्या करते हैं, समय समय पर समुद्र के सतह पर ऊपर आकर क्या करते हैं, श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ओके, फिर पानी में जाते हैं तो काफी समय तक, लंबे समय तक जल के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, श्वास लिए बिना वे रह सकते हैं। ओके, तो लंबे समय तक जल में रहने की क्षमता होती है डॉल्फिन और व्हेल की, जल में लंबे समय तक बिना सांस श्वास लिए रह सकते हैं। फिर जो है समुद्री सतह पर आते हैं, वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा क्या करते हैं, स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने जो है कुछ जीवों की विशेषताएं देखी, है ना। समुद्री जीवों की विशेषता, यानी कुछ जलीय आवास में समुद्र एवं तालाब और झील में रहने वाले जंतुओं की विशेषताएं देखी। अब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के क्या रहते हैं बच्चों, पौधे भी होते हैं, हर तरफ हमने देखा है ना। तो जलीय पौधों की विशेषताएं क्या है उसको जरा हम देखते हैं। चलिए बच्चों, विभिन्न प्रकार के जलीय पौधों को आपने देखा है, यस यस, मेरे बच्चों ने देखा होगा, है ना। कमल का फूल सब जब खिलते हैं तो आपने कभी उसके पत्तों को सबको देखा है, किस तरह से है, ऊपर ऊपर बहता है। तो विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे होते हैं। जलीय पौधे जल स्थल पर प्लवन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न होते हैं या पूर्णतः जलमग्न होते हैं, यानी कई बार होते हैं ऊपर आधा उठा होता है और आधा जो भाग है उसका नीचे रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा जल के अंदर डूबे रहते हैं। जड़ों की जो व्यवस्था होती है, जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, उनकी जड़ का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है और उनका मुख्य कार्य क्या होता है, पौधे की तलहटी में जमाए रखना, यानी नीचे किसी तरह भी पकड़ के रखता है। ओके, तो तो जो उनकी जड़ है उनकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है।
अब तनों की क्या विशेषता है? जलीय पौधों का तना लंबा होता है, खोखला और हल्का होता है, जो जल की सतह तक वृद्धि करता है। पत्तियों की क्या विशेषता है जलीय पौधों की? कुछ जलीय पौधों की पत्तियां संकरी और पतले रिबन की तरह होती है, देख रहे हो, जो क्या करते हैं, बहते जल में सरलता से मुड़ जाते हैं, यानी इधर उधर बहते रहते हैं, मुड़ना होता है। अन्य पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, कई पौधों में बहुत सारी पत्तियां विभाजित होती है, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और एक मोम रूपी होती है इनके ऊपर, जिससे कि वे जल में गलते सड़ते नहीं है। ओके, तो मेरे बच्चों ने इतनी बातें जो है, जो मैंने आज आपको बताया वो सब आपको क्लियर हुआ, सारी बातें आपको पता चला। तो बच्चों अगले क्लास में जो है हम और आगे की बातों को करते हुए बढ़ेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।